जब स्कूल टाइम में रिपोर्ट कार्ड पे लिखवाते हैं ना आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, तो मैं हमेशा लिखती थी मैजिस्ट्रेट। शायद मुझे तब मतलब ही नहीं पता था, बट आई गेस इट वाज माय इंस्टिंक्ट, कुछ इनर फीलिंग थी। कहीं ना कहीं एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि मैंने अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं किया है। क्या इसका कोई भी इम्पैक्ट जुडिशरी की प्रिपरेशन पे होता है? आफ्टर ग्रेजुएशन वो थोड़ा डिमोटिवेशन हो जाता है, क्योंकि एक प्रेशर आ जाता है कि अब टाइम लिमिट है, इसमें क्लियर करना है। इफ़ यू वांट टू रीच अ पर्टिकुलर गोल तो आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी भी पड़ेंगी। हुआ था, तभी सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दिया। कोई ऐसी बुक्स, लॉ बुक्स जो कि आपकी गो टू बुक्स थी? और आई नेवर रेफर्ड दुखी और एकिजन, नो। हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में हिमाचल प्रदेश जुडिशरी की रैंक 7 अमीशा गुप्ता है। कोशिश करेंगे कि इस इंटरेक्शन के थ्रू कुछ सीख सकें और इंस्पायर भी थोड़ा बहुत हो सके। सबसे पहले अमीशा, आई वेलकम यू एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हाउ डू यू फील? अमेजिंग। थोड़ा सा अमीशा, कैन यू टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड एज वेल? कहाँ से आपने कॉलेज किया, कैसा आपका जर्नी रहा है अभी तक? मैं पानीपत से हूँ, हरियाणा में। फिर 2018 में आई वेंट टू कॉलेज इन देहरादून, यूपीएस। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर जुडिशरी इन 2018 ओनली। देन इन 2023 आई ग्रेजुएटेड बाय फर्स्ट रैंक इन माई कॉलेज। फर्स्ट रैंक? Yes. Then after 2023, I was wholly dedicated for judicial services, and then I shifted to Delhi for the preparation. And in 2025, I got my results. तो आपको क्या लगता है अमीशा, अगर आपने जैसे यूपीएस कॉलेज में आपने इनरोल किया, क्या कॉलेज का कोई इंपॉर्टेंस होता है प्रिपरेशन के टाइम? जैसे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस से प्रोबेबली पास आउट होते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी होती है या कहीं ना कहीं एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि मैंने अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं किया है। क्या इसका कोई भी इम्पैक्ट जुडिशरी की प्रिपरेशन पे होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि पढ़ना आपके हाथ में होता है। आपके पास वही बुक्स है, हर कॉलेज में वही बुक्स है, सिलेबस वही है। तो आप कितना बुक से ले रहे हो वो आपके ऊपर होता है। कॉलेज हाँ आपको अच्छी टीचिंग दे सकता है, बट टीचिंग के लिए आपके पास बहुत ऑप्शंस है। आप कितना इनटेक कर रहे हो वो आपकी कैपेसिटी में है, आप कितने आप स्किल्स लगा के काम कर रहे हो। और लाइब्रेरी हर कॉलेज में होती है, बुक्स हर कॉलेज में होती है। तो आप कितनी बुक्स उसमें ग्रैब कर सकते हो, उस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना फायदा उठा सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो आपने कुछ फायदा उठाया अपने कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर का? एब्सोल्युटली। मैं सुबह 8 बजे जाती थी कॉलेज, अपनी क्लासेस करती थी, बाय 4 मैं फ्री होती थी। तो मैं सीधा लाइब्रेरी जाती थी, टिल 8 आई सेट देयर, आई स्टडी जितनी भी बुक्स होती थी। बिकॉज लॉ में क्या होता है, आपके पास इतनी हैवी बुक्स होती है, यू कांट परचेज एवरी बुक। तो मैं क्या करती थी, मैं वहां बैठती थी, बुक्स में से नोट्स बनाती थी, अलग से लिखती थी ये पॉइंटर्स है, कई बार पेज नंबर के साथ लिखती थी, इस पेज पे ये लाइन, केस लॉस। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे लिए कि तो ये सारा स्टडी आपका जुडिशरी के लिए था? यस, फ्रॉम डे वन। तो ये डिसाइड कब आपने किया कि आप लॉ चूज करोगे, लीगल प्रोफेशन में एंटर करोगे, और उसके बाद में भी कब आपने जुडिशरी का सपना देखा? मैंने अपने स्कूल टाइम से भी पहले ही जुडिशरी सोचा हुआ था। स्कूल टाइम से पहले? जब स्कूल टाइम में रिपोर्ट कार्ड पे लिखवाते हैं ना आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, तो मैं हमेशा लिखती थी मैजिस्ट्रेट। शायद मुझे तब मतलब ही नहीं पता था, बट आई गेस इट वाज माय इंस्टिंक्ट, कुछ इनर फीलिंग थी कि ये करना है, एक कॉलिंग। यस, यू कैन कॉल दैट। फिर 11th क्लास में मैंने क्लैट की कोचिंग स्टार्ट करी लॉ एंट्रेंस के लिए। तो आप कहीं ना कहीं लॉ में इसीलिए एंटर करना चाहते थे क्योंकि आपको अल्टीमेटली जज ही बनना था? बिल्कुल, दैट वाज ऑलवेज क्लियर। यस, इट इज एक्चुअली वेरी रेयर आल्सो। यस। तो हाँ, उसके बाद में लीगल प्रोफेशन में यू एंटर, मतलब लीगल प्रोफेशन ही, लॉ स्कूल में यू एंटर एंड यू डिसाइड कि मुझे जुडिशरी के हिसाब से ही तैयारी करनी है यहाँ पर भी, राइट? यस, यस। तो हाउ वाज योर जर्नी लाइक, रूटीन लाइक कॉलेज में? कॉलेज में शुरू में कॉलेज का बहुत बर्डन रहता था, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट। ऑल्सो लॉ मेरे लिए एकदम यूनिक न्यू था, क्योंकि मेरा कोई भी लॉ बैकग्राउंड नहीं है। आई एम फ्रॉम बिजनेस फैमिली, तो सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच मुझे पढ़ना था। ऑल्सो मुझे नहीं पता था उनको बैरक्स बोलते हैं। लाइक आई डू रिमेम्बर वन इंसिडेंट कि पीपल वर आस्किंग मी बैरक दे दो, बैरक दे दो, एंड आई डोंट इवन नो कि उनको बैरक बोलते हैं, क्योंकि इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में था, कॉलेज के टाइम पे कॉलेज का ज्यादा किया था। फिर बाय टाइम जब कॉलेज में मिक्सड अप हो गई, सिलेबस के साथ मिक्सड अप होगी, देन आई स्विच माई सेल्फ टू द जुडिशरी। तो ये कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ होगा प्रोबेबली? आई गेस फ्रॉम द फर्स्ट डे ओनली, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ आता है सिलेबस में, और बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स आते हैं जो हमें जुडिशरी में पढ़ने होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हो गया, ये आपको बहुत बेसिक है। अगर आप कोर्ट में भी बैठोगे तो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है उसी पे आपका पूरा रिलाई रहता है।
तो मैंने उसी के लिए ही नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे शुरू से ही, केस लॉज और बुक्स वगैरह को काफ़ी रेफर किया था। ओके तो अमीशा इस पूरी जर्नी में कभी भी डीमोटिवेशन फील हुआ है कॉलेज के टाइम पर और कॉलेज के बाद के टाइम पर? आई एम प्रीटी श्योर कि दोनों डिफरेंट जर्नी होंगी। Yes. एटलीस्ट कॉलेज के टाइम पर आपको एक फीलिंग होती है अच्छा मैं कॉलेज में हूँ, पर पास आउट होने के बाद में वो अर्जेंसी आ जाती है कि अभी मुझे एग्जाम क्रैक करना ही है। तो कभी भी डीमोटिवेशन आपने फील किया? क्योंकि आप बता रहे हो कि आपने अपनी जर्नी बहुत पहले से स्टार्ट कर ली थी। इनफैक्ट काफी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि वो अपने सब्जेक्ट्स के साथ में या फिर होमवर्क के साथ में या असाइनमेंट के साथ में दे नॉट एबल टू मैनेज ओनली। तो हाउ आर यू मैनेजिंग इट, एंड दूसरा हाउ आर यू मोटिवेटेड? कॉलेज के टाइम पे कभी डिमोटिवेशन नहीं हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमेशा कॉलेज का इतना अच्छा न्यू सब्जेक्ट्स होते थे, हमेशा इंटरेस्ट आता था, क्रिएटिविटी आती थी नए सब्जेक्ट्स को पढ़ना, और जब भी उनसे बोर हो जाओ तो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या एविडेंस लॉ एज यूजुअल बहुत इजी पीजी रहता था कि करो और फिनिश करो। तो कॉलेज टाइम पे तो मोटिवेशन हमेशा रहती थी, बट आफ्टर ग्रेजुएशन वो थोड़ा डिमोटिवेशन हो जाता है, क्योंकि एक प्रेशर आ जाता है कि अब टाइम लिमिट है, इसमें क्लियर करना है। तो अटेम्प्ट्स देने पे जब कई बार नहीं होता है, फेलियर्स आते हैं। तो कॉलेज के बाद कितना टाइम पीरियड रहा होगा आपका प्रिपरेशन? 2 years। ओके, तो इस 2 years में यू हैड प्रेशर शादी का कभी? Yeah, it was there. Like it was recently there because of the 3-year rule judgment, but now it's good. तो ऐसे कोई सब्जेक्ट जो कि बहुत चैलेंजिंग रहा है आपके लिए? मैंने कई बार स्टूडेंट्स की एक कंप्लेन ये भी सुनी है कि मैम ये सब्जेक्ट मुझे नहीं पढ़ना है और मैं ये सब्जेक्ट पर ही फोकस करूंगा। मतलब फॉर एग्जांपल सीपीसी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो नहीं पढ़ा या बहुत ही कम पढ़ा, एंड सारा फोकस मे बी एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्षी अधिनियम पे या फिर आईपीसी या बीएनएस पर है, बिकॉज दीज आर प्रोबेबली मोर इंटरेस्टिंग फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जो इंटरेस्टिंग नहीं लगता था। मेरी कॉर्पोरेट में स्पेशलाइजेशन है, उसमें थे थोड़े बहुत सब्जेक्ट, या अगर मैं किसी स्टेट स्पेसिफिक बात करूँ तो जो एग्रीकल्चर हो गया या लैंड रिफॉर्म्स हो गया, वो थोड़ा टफ रहता था, थोड़ा बोरिंग रहता था, तो उनको मैं स्किप करके एविडेंस लॉ या आईपीसी उठा लेती थी। तो आई यूज्ड टू मैनेज कि थोड़े वीडियोस देख ली या कुछ नोट्स पढ़ लिए जिससे थोड़ा इंटरेस्ट आए, तो मैंने ऐसे मैनेज किया था। तो मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए नहीं था? इट माइट बी लाइक अ लिटिल बोरिंग बट नॉट चैलेंजिंग फ्रॉम व्हाट आई कैन ग्रास्प। यस, क्योंकि मैंने कॉलेज टाइम से ही उसे प्रिपेयर किया था। कुछ भी अगर चैलेंज आता था तो फैकल्टीज को परेशान करना, समझाओ। फैकल्टीज को आपने काफी परेशान किया है? बहुत परेशान किया, मतलब उनका जो फ्री आवर रहता था मैं उनमें जाती थी। मतलब आई डू रिमेम्बर कि मैं अपना बंच ऑफ डाउट्स लेके जाती थी उनके पास, एंड दे आस्क मी इतने सारे डाउट्स है, इतना मतलब आई यूज्ड टू रीड एवरी शेड्यूल, एवरी कॉर्नर टू कॉर्नर बेयर इट, सो दे आस्क मी कि इतने सारे डाउट्स कहाँ से आ रहे हैं तुम्हें। तो उस टाइम पे मैंने अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए थे। तो व्हेन आई ग्रेजुएटेड आई स्टेप्ड आउट ऑफ माय कॉलेज, तो मुझे इतना पता था कि मेरे डाउट्स क्लियर हैं उस टाइम पे। तो कोई भी इतना डिफिकल्ट तो नहीं लगा था, क्योंकि मैंने सब पढ़ लिया था। फैकल्टीज वर टू गुड कि उन्होंने एक एक चीज को क्लियर भी करा था। दैट इज वेरी अमेजिंग एक्चुअली। व्हाट वाज योर रूटीन लाइक कॉलेज के टाइम पर और कॉलेज के बाद? दोनों का आई एम प्रीटी श्योर डिफरेंट ही रूटीन होगा। अभी जब आप कॉलेज में प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो एंड यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, तब आप अलग तरीके से प्रिपेयर करोगे, और जब कॉलेज में हो असाइनमेंट्स भी है तब आप डिफरेंट तरीके से एक रूटीन को सेट करोगे आई बिलीव। तो क्या डिफरेंस था दोनों में? कॉलेज के क्लासेस का टाइम थोड़ा चला जाता था, फिर अर्ली वेकअप और फिर रात में लेट तक पढ़ना, तो थोड़ा टायरिंग रहता था, थोड़ा कम टाइम देना रहता था। असाइनमेंट्स, डिसर्टेशंस, प्रेजेंटेशंस, तो उसमें टाइम ज़्यादा था। तो हार्डली आई कुड गेट 4 to 5 hours अपने लिए, इसके लिए। तो आई हैड टू कट आउट 4-5 hours इज आल्सो गुड आई गेस, बट ये कॉलेज में, मतलब व्हेन यू आर इन कॉलेज। बट उसके लिए मुझे अपना जो पर्सनल स्पेस था, गोइंग आउट विद फ्रेंड्स और लाइक going out for dinner or something, I had to quit that. I had to like back out of that plan कि नहीं, I have to study. तो कॉलेज टाइम में रहता था। आफ्टर ग्रेजुएशन तो बहुत फ्लेक्सिबल रहता था। आई यूज्ड टू स्टडी इन नाइट। ओके, दैट वाज मोर कन्वीनियंट फॉर मी। वर यू अ मॉर्निंग पर्सन या फिर रात में? No, I'm not a morning person at all. I can't wake up early. A lot of people try to change it. जैसे कई लोगों का होता है रात वाला शेड्यूल कंफर्टेबल होता है, but then they try to push themselves कि हम तो सुबह उठ के पढ़ेंगे, और वो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए वो मे बी कंफर्ट जोन है ही नहीं। तो रात में आपका स्टडी का टाइम रहता था while you were in college. Yes. And after college? आफ्टर कॉलेज मैं ऐसी रात में ही रहता था। मतलब आई यूज्ड टू स्टडी टिल 6 AM और 7 AM, देन आई गो टू स्लीप बैक टू माई रूटीन, क्योंकि मुझे लगता था दिन में ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है, रात में देयर इज अ पीस, आई कुड स्टडी विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तो रात वाला ज़्यादा कंफर्टेबल रहता था मुझे।
तो आप ज्यादा प्रेफर क्या करते हो, लॉन्ग आवर्स पढ़ाई करना? जैसे काफी लोग पूछते हैं कितने घंटे आपने पढ़ाई करी, इसका जवाब आपके पास है? नहीं। या फिर मतलब आप फोकस करते हो कि मेरे पास में एक डेडिकेटेड फोकस्ड आवर्स होने चाहिए? जैसे आई डोंट नो, आई हैव लाइक हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि आपको 12 घंटे पढ़ना ही चाहिए, 16 घंटे भी मैंने सुना है कई लोगों का। तो आपका क्या था, मतलब व्हाट वाज योर अप्रोच टू इट? मेरा कोई फिक्स आवर्स नहीं था और ये भी नहीं था कि हर रोज ऐसे पढ़ना ही पढ़ना है। मैं हमेशा ब्रेक ले लेती थी। मुझे पता था अगर मैंने 4-5 दिन लगातार बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है तो मैं एक दिन पूरा ऑफ कि नहीं पढ़ेंगे आज, विल आई हाइड माई लैपटॉप एंड बुक्स, आई विल नॉट स्टडी टुडे। और ऐसा नहीं था 16 घंटे पढ़ना है या 18 घंटे पढ़ना है, जितना पढ़ना है। मतलब आई यूज टू हैव माई टारगेट, आई मेक माई प्रायोरिटी लिस्ट कि आज ये कंप्लीट करना है। और जब भी मैं उस लिस्ट से एक चीज आगे करती थी तो दैट वाज माई लिटिल अचीवमेंट ऑफ दैट डे। तो यू यूज टू फील कि उस चीज में भी कहीं ना कहीं? यस। तो अगेन कमिंग बैक टू योर मोटिवेशन, व्हाट वाज मोटिवेटिंग यू टू डू सो मच? बिकॉज यू आर टेलिंग मी कि आपकी रैंक 1 भी आई है कॉलेज में, इसके बाद में आप एग्जाम भी क्रैक करते हो, यहाँ पे भी टॉपर बनते हो, तो कुछ ना कुछ तो मोटिवेटिंग फैक्टर आपके लिए रहा होगा। Because of all the support from my family, that was a big motivation because they trusted me so much. They had hope in me, so that was always my motivating factor. And you also told me कि you always wanted to be a judge. Yes, that was absolutely. always clear. Yeah, that was my goal. मुझे पता था मुझे वहाँ तक पहुँचना है. So I was just setting my path for reaching that goal. तो अमीशा, can we say that if you want to reach a particular goal, तो आपको कुछ चीज़ें sacrifice करनी भी पड़ेंगी? For example, from your journey, what I can take out is कि you also sacrificed friends के साथ पार्टी करना, या फिर जब मे बी बाकी लोग घूमने जा रहे हैं तब you are probably अपना आप एक गोल पे टिक कर रहे हो कि मैंने एक नया टॉपिक समझ लिया है। तो कभी फोमो नहीं हुआ उस चीज में कि पीपल आर गोइंग आउट एंड हैविंग फन एंड आई एम लाइक सिटिंग हियर एंड स्टडीइंग? हुआ था, तभी सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दिया। जैसे कि वो दिखे ही नहीं। एग्जैक्टली, या मतलब अगर आपको किसी चीज से रिग्रेट हो रहा है तो जस्ट कैंसिल इट आउट। स्टार्टिंग में लगता था दैट आई एम नॉट गोइंग आउट, बट उसके बाद मुझे पता था कि देयर इज अ बिग गोल स्टैंडिंग फॉर मी, तो इट इज ऑल वर्थ इट। आई वुड से कि अगर आप नहीं जा रहे हो, आप पार्टी नहीं कर रहे हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि वो एक टेम्परेरी चीज है। उसके बाद आपको अपना गोल मिल जाएगा। देयर इज अ होल लाइफ टू एंजॉय दैट मोमेंट। दैट इज वेरी मच ट्रू। प्रीलिम्स का, मेंस का कोई डिफरेंट अप्रोच आपने रखा था, या फिर यू वर प्रिपेयरिंग इनिशियली एकदम कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, एंड जब मे बी वैकेंसी आती थी तब यू वर डिसाइडिंग कि अभी प्रीलिम्स की वैकेंसी आई है तो उस पे फोकस करते हैं, देन मतलब व्हाट वाज योर अप्रोच लाइक? पहले तो प्री और मेंस का अलग रहता है स्टडी पूरा, बिल्कुल मतलब अलग ही पढ़ा जाता है। लेकिन जब कोई भी वैकेंसी नहीं आती थी तो मैं पहले कंसेप्ट्स पढ़ती थी। फॉर एग्जांपल, आई टेक एनी ऑफ द सब्जेक्ट, आई स्टडी क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या केस लॉज हैं, क्या रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं। फिर जैसी वैकेंसी आती थी आई यूज्ड टू स्टिक टू द सेक्शंस, इंडेक्स और जो भी स्टेट स्पेसिफिक रहता था। फिर जब मेंस दिया तो मेंस के लिए एब्सोल्युटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपको उसमें डायरेक्ट इतना नहीं टच करना होता है, आपको अपने नोट्स पे ज्यादा रखना होता है। प्लस राइटिंग स्किल्स इज लाइक नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इन राइटिंग, फॉर राइटिंग मेंस, क्योंकि उसमें बिकॉज आई बिलीव सब लोग सेम ही लिखते हैं, कंटेंट इज सेम। अगर आप प्रीलिम क्वालिफाई करके मेंस में आ रहे हो तो यू हैव मच नॉलेज अबाउट द लॉ, बट अब क्या प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे लिख रहे हो, दैट इज गोना टेक यू द नेक्स्ट लेवल। तो फॉर मेंस राइटिंग स्किल इज इम्पॉर्टेंट, स्पीड आपका होना चाहिए लिखने का। तो क्या आप टिप्स दोगे जो भी यहाँ पे देख रहा है आपका सेशन, कि किस तरीके से राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं? मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को पता होता है कि हमें बेटर करना है, बट वी डोंट नो हाउ टू डू इट। राइटिंग के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप पहले तो कांस्टेंट प्रैक्टिस रखो, डेली लिखो आंसर्स। मेरे को याद है मैंने अपना जब मेरा मेंस आया था तो मैंने दिन में 2-2 3-3 मॉक भी देती थी, 6-6 घंटे लिखती थी लगातार। मतलब हाथ सूज जाते थे और बिल्कुल पेन नहीं पकड़ा जाता था, इतना तक आ जाता था, क्योंकि पेपर कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है टाइमली मैनर में। यस, जैसे हिमाचल में है 200 मार्क्स का रहता है वो 3 आवर्स में, तो वो बहुत मुश्किल रहता है आपको कंप्लीट करना पेपर। तो फर्स्ट आपका गोल ये रहता है कि आपको वो पेपर कंप्लीट करना है। सेकंड, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, पॉइंटर्स होना चाहिए, केस लॉज होने चाहिए। अब आपको केस लॉज भी याद करने हैं, रीसेंट केस लॉज भी याद करने हैं, लैंडमार्क केस भी याद करने हैं, और प्रोविजंस उसको इंटरकनेक्ट करो। जैसे मेरे को याद है मैं जनरल क्लोजेस एक्ट कनेक्ट करके लिखती थी अगर मैं सीपीसी लिख रही हूँ या कुछ और कोई भी एक्ट है, तो ये वाली स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंटरकनेक्शन वाली। उससे चीजें ज्यादा याद भी रह पाती है और वो आंसर आपका बहुत इंप्रेसिव हो जाता है
कि आपको ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपसे एविडेंस का पूछा है तो आप सिर्फ उस पर स्टिक मत रहो, जो but भी आपको- रिलेटेड सेक्शंस हैं, रिलेटेड प्रोविजंस है, यू आर गोइंग टू कनेक्ट इट। वेरी नाइस। तो दोनों की स्ट्रैटेजीज तो डिफरेंट हो गई। प्रीलिम्स में आप बता रहे हो इंडेक्स पर आपका फोकस रहेगा, मे बी कुछ कीवर्ड्स पे आपका फोकस रहेगा, मे बी कुछ केस लॉस पे फोकस रहेगा, और मेंस में यू विल बी फोकसिंग ऑन आंसर राइटिंग, essay writing. Yes, A lot yes. of people are clueless about how to write judgment writing and essay Yes. writing also. उसके लिए आपने कुछ डिफरेंट अप्रोच रखा? हाँ, मैंने क्लासेस ली थी उसके लिए, हिंदी के लिए स्पेशली, कि मैं 2 आवर्स अलग से मैम के साथ एक पर्सनल 1-to-1 सेशन लेती थी, जिसमें वो मुझे सारी मात्राएं और हिंदी के वर्ड सिखाती थी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों का क्या, हम लोग हिंदी इतना प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और वहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स ही मात्राओं के कटते हैं। हम लोग जो नॉर्मल हिंदी बोलते हैं वो वैसे नहीं होती है। हमें ऐसे लिखना है तो हमें प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, हमें कोटेशंस डालनी है, हमें डाटा डालना है उसके अंदर, हमें कुछ ऐसा इंप्रेसिव बनाना है उसे जो औरों के ऐसे से अलग लगे। तो उस सब के लिए मैंने 2 मंथ्स के लिए हिंदी की क्लासेस रखी थी। उससे पहले भी हो रही थी, बट वो बेसिक लेवल पे थी। बट जो 2 मंथ्स थी वो मेरी स्पेसिफिकली हिमाचल के लिए ही थी क्लासेस। दैट इज अमेजिंग एक्चुअली, कि आपने हिंदी पर इतना फोकस किया, क्योंकि आई थिंक हिमाचल के अलावा राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे भी हिंदी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। और अ लॉट ऑफ पीपल लूज मार्क्स हिंदी में ही, और काफी ज्यादा वेटेज भी मिलता है। तो डेफिनेटली अवॉइड तो आप इसको नहीं कर सकते हो जितना ज्यादा। इनफैक्ट अगर राजस्थान की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो जितना फोकस आप एक लॉ सब्जेक्ट पे करो, उतना ही फोकस आपको हिंदी पर कहीं ना कहीं करना पड़ता है। दैट इज वेरी मच ट्रू। कभी कोई पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आपने सोचा कि आई वॉन्ट टू क्विट, अभी मेरे से नहीं हो रहा, या फिर इट इज टू मच फॉर मी? हुआ था, ऐसा आता है जब वैकेंसी नहीं आती है, या जब एग्जाम का प्रेशर आने लगता है कि शायद नहीं होगा, कितना कंपटीशन है, सब लोग पढ़ रहे हैं, मेरे से भी ऊपर है जो पढ़ रहे हैं, नॉलेज है सब लोगों को, क्योंकि सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोगों की अलग स्किल्स है, क्रिएटिविटी है। तो लगता था कि शायद नहीं होगा बीच में, 1-2 बार लगता था, बट फिर जब नेक्स्ट डे होता था तो अलग एनर्जी आती थी कि ऐसे कैसे नहीं होगा, हो जाएगा, बहुत नॉलेज तो है। सेल्फ मोटिवेशन कह सकते हैं, क्योंकि पता था कि यही करना है, यही गोल है, इसके अलावा क्या ही है करने को, यही करना है। Were you doing other things, like for example कोई भी हॉबीज या कोई भी और इंटरेस्ट? Nothing. No. जैसे a lot of people say कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, कुछ भी स्पोर्ट्स में भी समथिंग। नहीं, मैं मेडिटेशन कर लेती थी। मतलब क्योंकि a lot of times it gets too overwhelming also for students. It is. तब भी I used to go for running or I do meditation to balance all the monologues, क्योंकि एक तरफ बैठ के सिर्फ बुक के साथ पढ़ना वो बहुत मोनोलॉग हो जाता था, बहुत टेंशन, और माइंड इज टू मच फुल। देखने में लगता था हाँ रूम में बैठ के रिलैक्स होके पढ़ रहे हैं, बट नहीं, but it is too much taxing. एग्जैक्टली। तो इट इज लाइक एस्केपिंग द वर्ल्ड, गोइंग टू द मेडिटेशन, और वो बहुत पीसफुल और वन साइडेड रहता था, काम रहता था, आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते थे उससे। Are you still continuing meditation अपनी लाइफ में? Yes. Whenever I get time, or that is one of the remedy which I follow for releasing my all the stress. ऐसी कोई बुक जो आपने कभी पढ़ी हो? I'm not talking about अभी लॉ की बुक, उस पे भी हम आएंगे, बट कोई बुक जो कि आपको बहुत इंस्पायर करती हो? Yes, I read Ikigai of Japanese story. Yeah. और उसके अलावा भी काफी मोटिवेशनल बुक्स थी। I don't even remember the names now, but Ikigai अपने अच्छी किताब है। Yeah. Like the attitude is everything. There were a lot of books. So मैं कोई भी randomly chapter खोल लेती थी और I take 1 or 2 lines from that chapter, और मैं कोशिश करती थी कि उसको अपने पूरे दिन में कहीं ना कहीं follow up करूँ। How important were friends, family इस पूरे duration में आपके लिए? They were supporting. Family हमेशा ऐसा था कि अगर डिमोटिवेट हो रहे हो या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो they were always supporting, कि अगर मैं पढ़ रही हूँ रूम में तो बाहर फैमिली पूरा मेरा शेड्यूल बना के रखती थी। जब मैं सोती थी तो मैं उन्हें टेक्स्ट करती थी कि मैं इस टाइम सो रही हूँ, तो मम्मा मेरे को उस टाइम पे उठाती थी जब मेरी क्लास है, या आई टेल हर कि मेरे को 8 घंटे की नींद चाहिए, तो मुझे 8 घंटे बाद खुद उठाती थी। अगर मैं पहले उठ जाती थी तो बोलती थी नहीं वापस सो जाओ वरना हेडेक हो जाएगा। दिल्ली में रहे तब हो रहा था? नहीं, जब मैं घर आ जाती थी बीच में। ओके। मतलब एक स्ट्रैटेजी थी, जब मेरा एग्जाम होता था तो मैं घर आ जाती थी, क्योंकि वहां पे अकेले रह के पढ़ना और टफ रहता था। और वहां पे आपने ऑलरेडी आई थिंक एग्जाम आने वाला है, उस टाइम पे आपने जितना प्रिपरेशन किया है कर लिया है, अब नाउ यू नीड मोर सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट एंड मोटिवेशन, तो उसके लिए घर इज अ गुड प्लेस। एग्जैक्टली। पढ़ाई के साथ यू ऑल्सो नीड लव, पैम्परिंग, सपोर्ट, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। दैट इज वेरी मच। तो वो घर पे रह के सब बैलेंस हो जाता था, सब लोग सपोर्ट करते थे, और अगर आपको कुछ फ्रस्ट्रेशन हो रही है, दे वर देयर टू लिसन ऑल योर रैंट्स, सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। हाउ डू यू कट आउट एक्सटर्नल नॉइज इस टाइम पर? आपने बताया एक तो सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर लो, and then surround yourself with people who actually love you.
इसके अलावा कुछ और, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आके आपको बता रहा है कि दिस पर्सन हैज दिस मच पैकेज, दिस पर्सन इज डूइंग दिस, उस मोमेंट पर आपको अफेक्ट होता था या आपको लगता था कि दिस इज नॉट इवन माय जर्नी, मैं अपने गोल पे ही फोकस करूं? कॉलेज में मेरे पास काफ़ी कॉर्पोरेट ऑफर्स आए थे, तो आई अच्छा। रिजेक्टेड देम विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट अ वंस कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। हम्म आते थे लोग कि हाँ हमारा इतना ऑफर है, हम लोग इतना अर्न कर रहे हैं, इवन माई जूनियर्स। तो कई बार लगता था कि व्हाट इफ आई डोंट गेट वट एवर आई वॉन्ट टू डू, बट फिर उसके बाद जब पढ़ाई करते थे तो इतना इफेक्ट नहीं होता था, और उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मैंने लिंक्डइन हटा दिया था कुछ टाइम के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप Yes. प्रिपरेशन वाले जर्नी में हो, क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत कंपैरेटिव जोन में जा सकते हो, दैट विल बी अ खराब लूप फॉर यू, तो दैट इज अ Yes. वेरी वाइज थिंग। Yeah. इसके अलावा दैट इज इट, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई इसको एक्सटर्नल नॉइज को कट आउट करने नहीं, में? क्योंकि मैं अपनी प्रेजेंट प्लेस हमेशा छुपा के रखती थी कि मैं कहाँ पे हूँ, नो वन नोज कि इफ आई एम इन दिल्ली और एट माई होम, नो वन नोज वेयर आई एम, तो दे डोंट यूजुअली कॉल मी। मैं अपना फोन स्विच ऑफ रखती थी, इंस्टा डीएक्टिवेट रखती थी, और सब सोशल मीडिया लो प्रोफाइल एकदम। एग्जैक्टली। तो अभी यू आर बैक ऑन सोशल मीडिया आफ्टर क्रैकिंग द एग्जाम? यस, फॉर लाइक सम टाइम ओनली। Acha. Yeah. I think a lot of students also text me about how they are facing depressive thoughts, anxiety, और काफ़ी सारे लोगों की उतनी ज़्यादा प्रिविलेज लाइफ होती भी नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में कि फैमिली उतनी सपोर्टिव रहे। मतलब अब सबका जर्नी भी डिफरेंट होता है, यू हैड सपोर्टिव पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड प्रोबेबली एवरीथिंग एल्स, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि आपके भी कुछ ऐसे मोमेंट होते होंगे जहाँ पे यू यूज टू फील एक तरीके से डिप। आपने बोला कि लेकिन मैं उसको खुद को ही बात करके बाहर आ जाती थी उस चीज से, बट व्हाट वुड यू वांट टू से टू समबडी जो कि उस लूप में फंस रहा है? आई हैव अ लॉट ऑफ मैसेजेस लाइक दैट ऑफ स्टूडेंट्स कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आई एम फीलिंग दिस, आई एम फीलिंग दैट। तो आप तो कह रहे हो कि आप जब उस लूप में जाते थे तो यू यूज्ड टू टॉक योरसेल्फ आउट ऑफ इट। इट इज नॉट दैट इजी फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्या आप करोगे, क्या एडवाइस दोगे उनको? मैं हमेशा ये सोचती थी जब भी मेरे को ऐसा फील होता था कि एक टनल में जब हम जाते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ रे ऑफ होप। आप जब उस टनल से निकलते हो देयर इज अ ब्राइट सनलाइट, और मेरे साथ भी यही ऐसा हुआ था, क्योंकि जब मैं अपनी जर्नी में थी मुझे भी लगता था नर्वसनेस, एंजाइटी, और पूरा अकेले रूम में बैठ के पढ़ना, दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। बट मुझे पता था कि जब ये एक बार क्लियर हो जाएगा, देयर इज अ रे ऑफ सनलाइट वेटिंग फॉर मी, उसके बाद मैं खुद को ही कुछ ट्रीट करके उस डिप्रेशन को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि हम अपने माइंड को चीट कर सकते हैं, हम लोग उसको बहुत इजीली फूल कर सकते हैं कि यू गो आउट एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स, नथिंग अबाउट लॉ, टेक अ डे ऑफ, यू आर नॉट अ लॉयर और अ लॉ स्टूडेंट ऑन दैट डे। आप पूरा अच्छे से रिलैक्स करो, घूमो, एंड देन सी योर बुक्स, वो आपको खुद एक्साइट करेंगी। तो इतना मत खुद को प्रेशराइज करो कि आपका पढ़ने का होप किल हो जाए, बट खुद को इतना कामली पढ़ाओ कि आपको पढ़ने में एंजॉय लगने लगे। दैट इज अ वेरी वाइज एडवाइस। कोई ऐसी बुक्स, लॉ बुक्स जो कि आपकी गो टू बुक्स थी? आई एम प्रीटी श्योर कि आपके पास काफी सारी किताबें होंगी, पर ऐसी किताबें जिन पे आप बार बार आ रहे हो, एक्सेप्ट बेरेक्स ऑब्वियसली। फर्स्टली बैरक तो की है उसका, वो तो डेफिनेटली। उसके अलावा कॉलेज में जो हमारे सिलेबस में रहती थी, फॉर आईपीसी केडी गौर, एविडेंस भटुकलाल, एंड फॉर सीपीसी टकवानी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉलेज की रेफरेंस बुक्स मोस्टली, दीज आर द कॉमन बुक्स। व्हाट अबाउट द जुडिशरी की सारी किताबें, प्रोबेबली एके जैन और I never referred Dukki or AK Jain. nothing No. like that. You were referring एकदम proper hardcore textbooks, yes, and making your own notes out of that. I never go to any of the shortcut books. People ask me कि they are the very good books, उसमें case laws हैं, practical questions है। Practical questions के लिए मैं हमेशा कुछ notes refer कर लेती थी, which are very easily available. Practical questions for IPC या CRPC, तो मैं उसको refer कर लेती थी। और प्रीलिम्स के लिए जो MCQ बुक्स हो गई, सिंगल्स की हो गई, तो वो मैं रेफर करके उनसे PYQs you were also attempting? Yeah, that was the best thing. मतलब वो तो करके जाना ही है। अगर प्रीलिम कर रहे हैं हम लोग तो 10 दिन पहले आपको PYQ ही करना है, क्योंकि वो आपको एक तो मोटिवेशन देता है, आपका फ्लो बनाता है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, प्लस आपको एक आर्ट आ जाता है। हर स्टेट का एक PYQ अटेम्प्ट करने का एक पैटर्न होता है। एग्जैक्टली कि जैसे हर स्टेट में होता है कि अगर आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं तो एक पैटर्न होता है जिससे वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। तो जब आप PYQ करते हो आपको पैटर्न कैच हो जाता है, तो वो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाती है उससे। अभी आपने पैटर्न की बात की, से मुझे याद आता है कि बहुत सारे स्टेट्स बहुत क्रैमिंग पे भी फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेक्शन कहाँ पे मेंशन किया गया है, या ये पर्टिकुलर टॉपिक कौन से सेक्शन में है, या मे बी इवन एनफोर्समेंट डेट्स की बात कर लें, या फिर इनैक्टमेंट डेट की बात कर लें। काफ़ी लोगों को रटने में बहुत प्रॉब्लम होती है, and they like to focus on the concepts.
तो हाउ डिड यू मैनेज कि मैं क्रैम कर सकूँ, थोड़ी चीज़ें रट भी सकूँ, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में तो एटलीस्ट यू हैव टू फोकस ऑन दैट एज वेल अलॉन्ग विद अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा मे भी इंपॉर्टेंट होंगे बट प्रीलिम्स के लिए तो यू हैव टू डू दिस. आप इसको क्विट नहीं कर सकते हो, देर इज नो एस्केप, क्योंकि लॉ में आपको रटना ही पड़ेगा. तो उसके लिए मैं फ्लैश कार्ड्स बना के रखती थी. जैसे लिमिटेशन हो गया, सीपीसी हो गया, इनका डेट सेम है. हाँ. या और जो और एक्ट्स है उनका डेट सेम है, तो मैं उनको एक जगह लिख लेती थी. प्लस मैं उसको कुछ कुछ तरीके से याद रखती थी कि फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी है तो जनवरी इज फॉर न्यू ईयर, न्यू ईयर में ये एक्ट्स आए. या किसी की डेट ऑफ बर्थ के साथ आप उसको लर्न कर लो. सेक्शन नंबर है, आप उनको कुछ सीक्वेंस करके याद कर लो. तो कुछ कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बना के उसको लर्न करा जाता है. आप मुझे थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश जुडिशरी का जो आपका एग्जाम हुआ था, मेंस का, प्रीलिम्स का, उसके बारे में बताएंगे कि हाउ डिड यू फील व्हाइल गिविंग द एग्जाम. फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स आपके लिए कितना डिफिकल्ट या इजी था, उनका पेपर पैटर्न किस तरीके का था. सेम गोज विद मेंस आल्सो, एक एक करके. प्रीलिम में उनका बेसिक कंसेप्चुअल था मेजरली. इन प्रीलिम्स आल्सो. या प्रीलिम ओनली. तो उसमें केस लॉज ज्यादा थे, मतलब क्रिमिनल में केस लॉज थे, लैंडमार्क केस लॉज थे. और सिविल में इट वाज मेजरली अबाउट कंसेप्ट्स, CPC majorly conceptual things, and then little bit about provisions. उसके बिना तो प्रीलिम्स हो ही नहीं सकता है. They are gonna ask you ये कौन से ऑर्डर में है, ये कौन से सेक्शन में है. Sometimes they ask about the specific rule as well. वो लोग स्पेसिफिकली वो फोकस करते हैं जो हम लोग छोड़ देते हैं कॉलेज के टाइम पे. कॉलेज के टाइम पे हमें पूरा नहीं पढ़ाया जाता है और वो लोग वही चीज पूछते हैं हम लोगों से. जो इस कॉलेज में स्किप हुई है. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर 21 हम लोगों को बहुत छोटा करके पढ़ा दिया जाता है. ऑर्डर 21 इज अ लेंथी ऑर्डर और कॉलेज वाले उसको किसी तरीके से बस एग्जैक्टली क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि इतना डिटेल में जाए. बट दे गोना आस्क यू वेयर द गार्निशी ऑर्डर इज स्टेटेड और समथिंग लाइक दैट कि एग्रीकल्चर वाला कहाँ है या एग्जीक्यूशन को आप कब चैलेंज कर सकते हो. तो दे आस्क यू वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस. इजी होते हैं बट उनका इंटरप्रिटेशन मुश्किल होता है. सिमिलरली मेंस में वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेंगे बट एक लिटिल क्रिस्प उसमें वो दे देंगे, या तो वो नॉट पूछ लेंगे, समथिंग लाइक दैट. यू नीड टू बी विजिलेंट व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन. एग्जैक्टली आपको बहुत एकदम कंसंट्रेट करके क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है क्योंकि यू डोंट नो वो क्या पूछ रहे हैं. समटाइम्स दे आस्क 2 क्वेश्चंस इन अ सिंगल क्वेश्चन, तो यू कांट ओनली आंसर द 1 क्वेश्चन बट आपको डिवाइड करना है. इफ इट इज ऑफ 10 मार्क्स तो आपको 5 नंबर का वो वाला अटेम्प्ट करना है एंड 5 नंबर का दूसरा वाला अटेम्प्ट करना है. तो जब आप पढ़ रहे हो तो आपको बहुत आई ओपनर की तरह पढ़ना है कि आपको एक एक चीज जो उन्होंने पूछा एक एक वर्ड पे फोकस करना है. व्हेन एंड व्हाई, हाउ एंड व्हेन. सो दीज आर द लिटिल थिंग्स जो हम स्किप कर देते हैं अपने आंसर्स में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. तो हाउ डिफरेंट वाज हिमाचल प्रदेश का एग्जाम का पैटर्न फ्रॉम द अदर एग्जाम्स दैट यू माइट हैव अटेम्प्टेड या जिनका PYQs आपने सॉल्व किया होगा अगर अटेम्प्ट नहीं किया, तो कितना डिफरेंट लगा आपको हिमाचल प्रदेश का अप्रोच? हिमाचल प्रदेश थोड़ा ज्यूरिस्ट के बारे में पूछ लेता है जनरली, जो हर स्टेट में नहीं पूछा जाता. फॉर एग्जाम्पल दे गिव यू एनी ऑफ द कोटेशन एंड दे आस्क यू विच ज्यूरिस्ट has stated this thing. So that was quite tough कि कौन से जजमेंट में था वाला चीज आ जाता है. Exactly कि कोई जजमेंट दे दी तो कौन से जस्टिस ने ये जजमेंट बोली है, ये भी पूछा जाता है. या तो यू हैव टू डू दैट कि कौन से जज थे जिन्होंने इसको डिसेंट किया था, क्या रेशो रही. समटाइम्स दे आस्क दैट. आई डू रिमेम्बर देयर वाज वन कोटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाइक फॉर लाइक acceptance is what to offer, which is like matchstick to a gunpowder. So that was stated by Lord Atkin. So that was asked in the question. So you do have to remember all the jurist thing. So how did you try to cram all of these quotes or lines? I do made a lot of notes from all the PYQs. I referred Haryana, Delhi, Madhya Pradesh and Himachal of course. इसके बाद में लेट्स एंटर इनटू द इंटरव्यू वाला स्टेज. इसके लिए पहले तो प्रिपरेशन कैसे की थी एंड उसके बाद में व्हेन यू एंटर्ड इनटू इंटरव्यू पैनल के सामने तब व्हाट वाज द फीलिंग लाइक? प्रिपरेशन आई फर्स्टली गेव फर्स्ट मॉक इंटरव्यू जिसमें मेरे को ये देखना था कि हाउ इट फील्स, कैसे क्वेश्चंस होते हैं. सो एवरीवन टोल्ड मी कि ये 4 पार्ट्स में होता है. दे गोना आस्क यू अबाउट बेसिक क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ, देन कमिंग बैक टू द लॉ पोर्शन एंड देन जीके, लीगल जीके एंड द करंट जीके. So I was sure कि I can do the introduction part, I can do the law part, but what about the GK thing? Because I'm not very good at GK because I was always inclined to the law part only. So for me GK was a tricky part. So for that I took notes from all the academy I read a lot about Himachal, its capital, its geography, its traditions, cultures. कितना time लगा? How long did it take?
ask you to I understand started preparing for interview before the result came out. before the result came out? Yes, But so in a way you were confident. yes, because I gave my best and I trusted my God that He'll take me to the better position this time. So I started preparing. I read a lot of notes. बहुत अच्छे से हिमाचल के बारे में पढ़ा, क्या क्या ट्रेडिशंस रहते हैं. लाइव लॉ पे बहुत कंसंट्रेशन रखा था Yeah. कि हमारे जस्टिस क्या कह रहे हैं, लॉ कैसे इंटरप्रेट हो रहा है, ताकि आई शुड हैव अ पैटर्न. आई शुड नो कौन सा पोर्शन अभी डिस्प्यूट में चल रहा है. Did you get into touch with any हिमाचल प्रदेश के पुराने एस्पिरेंट्स जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है? या आई डिड. तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत आपको बताया होगा कि इंटरव्यू में कैसा रहता है. Yes, yes, yes. Approach. They guided me. Seniors are always helpful. Yeah. So I never hesitate to take help from anyone. Yeah, that is very important also. You get to know the pattern, the approach. और हर एग्जाम का different approach हो सकता है, different pattern हो सकता है. All of that is very important. क्या questions आपसे पूछे थे इंटरव्यू के टाइम पर, if you remember any question? Yes. इंटरव्यू के टाइम पे फर्स्टली दे स्टार्टेड बाय आस्किंग मी वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट इज इट, व्हाई इज इट फेमस, एंड देन आप वहाँ से आए हो तो कौन कौन से विलेजेस आए हैं, कौन कौन से स्टेट आई है. सो द सर ट्राई टू ट्रैप मी. ही आस्क्ड मी कौन कौन से स्टेट आई है. सो आई सेड हरियाणा and then Punjab and then Himachal, and he said why not Chandigarh, because he thought that I was confused in UT and state. Yeah. And I said I didn't came through Chandigarh, I came through the back side, and then he was impressed by my Okay. answer. The presence of mind is also very important in that exactly situation. Then they asked me a lot of questions from constitution and about So do they ask you कि आपका subject कौन सा preferable है, या फिर they just go on with their questions? No, they didn't ask me. It was just a rapid fire round. I was answering, and they were like questioning very rapidly. I couldn't even complete my answer, and they were coming through with another question. So it was like a rapid fire round with me. What do you think worked for you interview stage पर? Presence of mind, I guess. And confidence? Yeah, absolutely. Because it was my first interview. So I was a little bit nervous, but when I entered the room, I interacted with them, it was all fine. Okay. Now let's come to the moment जब आपका रिजल्ट आता है. आपने खुद अपना रिजल्ट चेक किया था और somebody came and informed you. What was that like? No, somebody came and informed me. अच्छा. I was waiting for my result till 6 p.m. and then I was sure कि अब commission बंद हो चुका है and result will come tomorrow. And I then went out of my home because I was feeling very nervous. So I went out of my home कि I'll take a deep breath and I'll go out. And then somebody called me and asked me, "अरे congratulations." कहा, why result has not been declared yet? उन्होंने बोला नहीं तूने check नहीं किया, result is declared and now you're a judicial officer. And I was too happy and I called my father. Yeah, I'm a judge बन गई हूँ. And that was your childhood dream as well. Yeah, exactly. So that was a very happy moment for me, my family. How do you feel कि आप इसको आगे कैसे लेकर जाओगे? Like you told me कि you always wanted to be a magistrate. Now that you are, मतलब training होगी obviously, लेकिन officially हो ही रहा है वो चीज़. तो how will you take forward यहाँ से? What do you want your legacy to be like? What are your goals and aspirations for your future? अभी के लिए I have this thing in my mind that I'll not stop studying. I'll do higher studies. I'll do study everything which will take me to the heights by which I could serve the best to the nation, because the only thing which is pushing me right now is the urge to serve the best. हमेशा से कि अच्छा करना है, न्याय करना है. दैट इज आई ऑल्सो हैव द फियर कि कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए हमेशा कि कुछ पढ़ो, क्रॉस वेरीफाई करो. आई टेक माई टाइम, आई स्टडी, आई कंसल्ट माई सीनियर्स, टेक एडवाइसेस फ्रॉम एवरीवन जहाँ से भी. तो आई ट्राई टू डू बेस्ट बाय रीडिंग मोर बुक्स, बाय कीपिंग अपडेट ऑन GK, लीगल GK, लाइव लॉ एंड एवरीथिंग. That is very sweet. What was your parents' reaction? या आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा खुशी आपके रिजल्ट में किसको हुई होगी? I guess it was my father who was the happiest person, He because must be very proud. yeah, he is. He's very proud. And everyone else? Yeah, Then my mother, my brother, because they have the equal contribution in my a study. collaborative effort. मतलब you were working hard, but they were always supporting you, motivating you. Yeah. Actually मैं सिर्फ एक कमरे में काम कर रही थी, बट जो बैक सपोर्ट था वो उन्हीं का था. कि आज मैं आगे बैठी हूँ, बट जो बैक पे है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, कि पीछे से सब उन्होंने ही संभाल के रखा था. दे वर द वन हु वर होल्डिंग मी थ्रू ऑल दी paths and rough and tough things. So they have the equal contribution in my journey. Okay.
तो वी कैन डू एक रैपिड फायर क्वेश्चंस, जैसे आपके इंटरव्यू पैनल के जजेस ने भी फटाफट आपके सामने सवाल रखे, वैसे ही इट कैन बी वन वर्ड, वन लाइन, ऐसा कुछ भी, ठीक है? तो फर्स्ट इज वन वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर प्रिपरेशन जर्नी. I guess motivation. You were always motivated? Yeah, I was. Okay. Your biggest motivation during tough days? The urge of serving the nation and being called as a judicial officer. But how are you like always having that vision in your head and never losing it? Because I always saw the hope in my family, my father. My father was always there. तुम कर सकती हो, तुम हार क्यों रही हो, तुम कर सकती हो, कोई बात नहीं, आज थक गई तो क्या हुआ, कल नया दिन है, कल नई शुरुआत करना. 3 important things prelims को क्रैक करने के लिए, 3 चीजें मतलब करनी ही है. Barract, PYQs, and more practice. And same for means? Writing, language, and case laws. Okay. Long hours of study or dedicated focus hours? Dedicated. Focus hours. Yeah. A quote or mantra you lived by your preparation? Never lose your goal. There will be a lot of distraction, but never lose where you want to go. Hard work or smart work? Balanced approach. What was your balanced approach like? Hard work in the sense I used to do like study everything, but smart work in the sense I used to prioritize the thing. I don't usually go on the long hour study, but I used to prioritize. अभी के लिए ये पढ़ना है और अभी के लिए ये रहने देते हैं. तो I used to balance my hard work and smart work. Caffeine or juices? Like a lot of people get addicted to chai and coffee as well. Preparation के time पर. Caffeine. I am addicted to black coffee. रात के टाइम पर पढ़ते वक्त तो सबसे ज़्यादा. इसके अलावा फाइनली व्हाट मैसेज और एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू द पीपल हु आर वाचिंग दिस इंटरव्यू राइट नाउ? आप उनको कैसे क्या एडवाइस देना चाहोगे? मे बी दे आर लाइक राइट नाउ स्टक, मे बी राइट नाउ दे आर नॉट एज होपफुल और फीलिंग एज अपलिफ्टेड राइट नाउ, और मे बी सम ऑफ देम आर. तो क्या आप एडवाइस दोगे इनको? यही बोलूँगी कि आज जैसे मैं बैठी हूँ, ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है. एक बार ही बुरा लगता है, एक बार ही लगता है कि शायद नहीं होगा, बट उसके बाद जब वो हो जाता है तो उससे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट कुछ नहीं होता है. बहुत बीच में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बट अगर उसको जीत लिया तो फिर आगे बहुत आसान हो जाती है चीज़ें. तो अमीशा, जैसे आपने तो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल वाली चीज़ फेस ही नहीं करी, बट व्हाट डू यू थिंक आप इनको एडवाइस दोगे? क्योंकि काफ़ी लोग अपने गोल को गिव अप ही कर रहे हैं आपकी. अब 3 साल का प्रैक्टिस रूल आया, अब आई डोंट वांट टू बी अ जज, मे बी आई विल गिव ये वाला एग्जाम, वो वाला एग्जाम, कुछ एग्जाम दे देंगे हम. क्या एडवाइस आप उनको देना चाहोगे? I know you have not faced that, but Yes. nevertheless. अभी होप लूज करने से नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए होता है. अब मेरे को भी मेंस के लिए प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगा था. राइटिंग स्पीड, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से प्रिपेयर किया. कोविड में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, तो ये बहुत जल्दी नहीं हो सकता. तो 3 years इज अ सफिशिएंट टाइम पीरियड. आप उससे बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हो. तो आप कुछ पढ़ सकते हो. People also go for the LLM thing and everything. तो आप वो वाला टाइम वहाँ पे यूटिलाइज किसी और चीज में करके, एंड उस दौरान भी यू कैन आप प्रिपेयर करो. एग्जैक्टली. आप अपना लैंग्वेज पे क्रिस्प रखो, अपना essays and writing speed, prelims, PYQs, case laws, और उससे बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज बढ़ सकती है. All right. I think it was lovely talking to you, and once again congratulations. Thank you. hope यहाँ से काफ़ी ज़्यादा learning लोगों को मिली हो. At least अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने एक चीज़ ज़रूर आपसे सीखी है कि अगर आपने कोई सपना देखा है तो you have to put in efforts and you have to justify your dream. Yes. I think that's the one takeaway from your story, क्योंकि आपने एक सपना देखा था मजिस्ट्रेट बनने का when you were probably did not even know the meaning of the word, and you somehow justified your dream and did justice to yourself. और अगर एक इंसान अपने आप के साथ में जस्टिस कर सकता है, तभी वो किसी और को भी जस्टिस सर्व कर पाएगा. Yes. So yeah, congratulations once again, and thank you everyone for watching. I hope आपको इससे कुछ important की takeaways मिले, और अगर आपके कोई भी questions हैं, कोई भी doubt है, तो आप comment में leave कर सकते हैं. हम लोग उम्मीद करेंगे कि मैम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई जरूर करें. थैंक यू.